हेलो एवरीवन। आइए मैं आप सबका फिर से जीवन ज्योति बायो चैनल में स्वागत करती हूँ और एक और बार वीडियो में आपके लिए क्लास 10 आईसीएससी के क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करिए। आइए चलते हैं। एक डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पर, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। समय क्या करें? स्टडी द डायग्राम ऑफ द पेंक्रियास गिवन बिलो। मैंने साइड में बना रखा है, ठीक है, यहाँ बना रखा है। कह रहे स्टडी द डायग्राम ऑफ द पेंक्रियास गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को आंसर करिए। कैसे पहचानेंगे? डायग्राम में ही ऑलरेडी मेंशन्ड है, पेंक्रियास लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर इज द पेंक्रियास लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। पहला हिंट तो ये लेना चाहिए कि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता, और दूसरा ये कि ये आपके चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम में है। तो अब इसको देख के थोड़ा लोकेशन चेक करना मुश्किल सा काम है ना। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में इस ग्लैंड को आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो ये जो पैंक्रियाज है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम में यहाँ बना दूं तो इस डायग्राम के अलावा समझाने के लिए है ना, ऊपर से आए तो ये डायफ्राम बनाया हमने, जिसके ऊपर थोरेसिक कैविटी, यहाँ लंग्स होगा। इसको हम लोग बोलेंगे डायफ्राम, DIAPHRAGM। इसके ठीक नीचे यहाँ पे स्टमक पाया जाता है। ये स्टमक हो गया। स्टमक का बाकी का हिस्सा ये ड्यूडेनम कहलाता है। ये ड्यूडेनम हो गया आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। और ये जो पैंक्रियास ग्लैंड बनी है ना यहाँ पे, उसको क्या किया गया है? यहाँ से कट किया गया है, यहाँ से कट किया गया है, और वो पैंक्रियाटिक ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होती है इन दोनों के बीच में। इसका ग्लैंड का जंक्शन ऐसे दिखाया गया, और यहाँ से ये ड्यूडेनम को कट किया ना, और यहाँ पे ऊपर ले जाके गॉल ब्लैडर से ऐड कर दिया। अब ये गॉल ब्लैडर कहाँ होगा? ये गॉल ब्लैडर लीवर में पाया जाते हैं। अगर हमें लीवर बनाना हो तो इस तरीके से लीवर बना ले, डायाफ्राम के नीचे कर ले लीवर, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये लीवर यहाँ प्रेजेंट होगा, ऐसे। ये इसको हटा लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक मस्कुलर सेपरेशन है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। अब मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, मैं आपको पहले समझा दूं कि उसका मतलब क्या है। ये लगाया हमने डायाफ्राम, है ना। इस जो डायग्राम दिया है, इसका डायाफ्राम से कोई लेना देना नहीं है। जो ग्लैंड है वो ये प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ठीक। और जो ऑर्गन्स आपने बनाए हैं, इस ऑर्गन को स्टमक, ये स्टमक हो गया, और इस वाले पार्ट को ड्यूडेनम, है ना, ड्यूडेनम। तो इन स्पाइट ऑफ लर्निंग की कहाँ पाया जाता है? ये बेहतर है कि पहचाने कहाँ पाया जाता है। तो इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक एंड जस्ट अबव द ड्यूडेनम, या इन बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम, इन यू शेप्ड स्पेस। ये है यू शेप्ड स्पेस। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? वेयर इज दिस पेंक्रियाज लोकेटेड। यहाँ से लोकेशन पता नहीं चल रही थी, डायग्राम यहाँ बना के दिखाई। ये देखिए पेंक्रियाज बना हुआ है और ये इस पोर्शन में है। तो आपको आंसर लिखते समय लिखना है कि पैंक्रियाज इज, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। पैंक्रियाज इज, वेयर की जगह पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज सामने दिया हुआ है, इज लोकेटेड, LOCATED, ठीक। पैंक्रियाज इज लोकेटेड इन U-shaped space, in U-shaped space, in between stomach and duodenum। ये हो गया आपका आंसर, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन। पैंक्रियास स्टमक और ड्यूडेनम के द्वारा बनाए हुए यू शेप्ड स्पेस में प्रेजेंट होता है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड भी है। पहले का आंसर हमने क्लियर किया। दूसरा कह रहे हैं, नेम द सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास दैट सिक्रीट ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। उन सेल्स का नाम बताइए जो पैंक्रियास के अंदर ग्लूकेगॉन और इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। आंसर पहले ले लेते हैं। जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है दोनों। पहले तो इसको पहले हम जाने कि ये हार्मोन है, राइट। ये हार्मोन है और ये भी हार्मोन है। अब ग्लूकेगॉन जो सिक्रीट हो रहा है, तो ग्लूकेगॉन इज सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स। ऐसे भी लिख सकते हैं और वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। दोनों
ही आंसर सही हैं। एंड इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही हार्मोन जो कि पैंक्रियास से निकल रहे हैं केमिकली यानी नेचर में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का मतलब कि इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये प्रोटीन है। अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा तो वो इंसुलिन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछ रहे है ना। अब उसी क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन में चलते हैं, उसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या करें। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन, दोनों हॉर्मोन्स हैं और हॉर्मोन्स में दोनों हॉर्मोन्स की अलग अलग फंक्शन है। आइए देखते हैं। जैसे ग्लूकेगॉन का मेन फंक्शन होता है, कैसे लिखेंगे, इट कन्वर्ट्स, आप एक इक्वेशन याद रखिए तो लिखना आसान हो जाता है। ग्लूकेगॉन का मेन फंक्शन होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, राइट। इंसुलिन में उल्टा, इंसुलिन में क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, है ना। अब अगर इसको सेंटेंस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यानी कॉपी में इस आंसर को कैसे लिखेंगे। फॉर्मूला है, दोनों एक दूसरे से रिवर्स है। मैं आप सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि जस्ट गो विद इंसुलिन। इंसुलिन के फंक्शन को इस तरीके से याद करें, ग्लूकेगॉन का फंक्शन उसका जस्ट रिवर्स है, राइट। कैसे करें आइए पता करते हैं कैसे लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग फॉर दिस वन ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन के लिए हम लिखने जा रहे हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, है ना। तो सेंटेंस बनेगा कि टू मेंटेन द शुगर लेवल ऑफ द ब्लड, शुगर ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, और टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल, दैट इज मोर करेक्ट, टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इनटू द ब्लड इन केस ऑफ नीड, जब जरूरत पड़ती है, देन ग्लूकेगॉन कन्वर्ट्स स्टोर्ड ग्लाइकोजन। ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन कहाँ होता है, ये लीवर में होता है। क्या है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। तो एट द टाइम ऑफ नीड, जब जरूरत कब पड़ती है, किसी ने फास्ट रखा है, किसी ने बहुत देर से ग्लूकोज नहीं खाया है, ग्लूकोज का इंटेक पिछले 7-8 घंटे में नहीं हुआ है, बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है। अब ग्लूकोज कहाँ से आए, तो लीवर के पास जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, लीवर उसी ग्लाइकोजन को ये वाला हार्मोन के थ्रू, है ना, ये हार्मोन जो कि पैंक्रियास से आया है, इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती। तो लिखने का तरीका ये है कि एट द टाइम ऑफ नीड ये glucagon secreted by pancreas, or if you don't want to write, don't write, glucagon secreted by pancreas converts glycogen into glucose. इंसुलिन में कैसे लिखेंगे कि after the meal when glucose is blood is loaded with glucose or glucose is extra into the blood, that glucose is converted into the glycogen with help of the hormone. This hormone is termed as insulin. अगला क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, Why is insulin, ये इंसुलिन, इस इंसुलिन को, इसको not given orally but is injected in the body. इनका कहने का मतलब है कि डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट को हम लोग इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट में प्रॉब्लम है कि जो ब्लड है उसमें लिमिटेड मात्रा जितनी होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू जो है, उसमें ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, तो हमें वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है, नहीं तो किडनी के ऊपर लोड बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी पेशेंट को जरूरत पड़ने पर इंसुलिन देना पड़ता है ना, वही इंसुलिन जो यहाँ है। अब इस इंसुलिन को मेडिसिन के फॉर्म में ना देकर, यानी टैबलेट के फॉर्म में ना देकर, बॉडी के अंदर सिरिंज के फॉर्म में दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट रेगुलर बेसिस पे भी इंसुलिन ले रहा है, तब भी उसको रोज सिरिंज के थ्रू ही हम लोग इस इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक। अब वो पूछ रहा है व्हाई, कह रहा है व्हाई इज इंसुलिन गिवन ओरली बट इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। ओरली नहीं दिया जाता, नॉट गिवन ओरली नहीं दे रहे हैं, है ना, मुंह से नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंजेक्ट किया जा रहा है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो नेचर में केमिकली प्रोटीन होता है, अब इसको अगर हम ओरल फॉर्म में लेंगे, मुंह से टैबलेट के फॉर्म में लेंगे, तो उसको बॉडी एज ए फूड कंज्यूम करेगी, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते ये इंसुलिन के फॉर्म में ना हो करके
डाइजेस्ट होके एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो अपना काम नहीं कर पाएगा। जब वो अपने रूप में ही नहीं बचा तो काम कैसे करेगा। तो इसको लिखने का जो तरीका है ना, आंसर को उसको लिखना है ऐसे, जो स्टेटमेंट ऊपर यूज किया वो क्या था, इंसुलिन इज प्रोटीन, प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, ये नेचर में प्रोटीन है, TURE, प्रोटीन इन नेचर, व्हेन it is given orally, when it is given orally, अगर इसको oral form में दे दिया जाए, then it will be digested, it will be digested by digestive enzymes, by digestive enzymes, तब इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्ट कर लेंगे, इसलिए ओरली इसको नहीं देते। अब इसका एक और पार्ट बताती हूं मैं आपको। अब वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, मेंशन एनी वन डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। अब ना ये क्वेश्चन मैं अपने एक और वीडियो में बता चुकी हूँ, इसका मैं आपको एक रेफरेंस देती हूँ। ये डिजीजेस हैं जो हार्मोन्स के डिफिशियंसी की वजह से हो रही है। यहाँ पे तो ये वन ही डिफरेंस पूछ रहा है, लेकिन देखने में जो एक ही जैसे लग रहा है ना, डायबिटीज है ना, मेलिटस और इंसिपिडस। तो मैं बच्चों ये बोलती हूँ कि जो ये एम है ना, ये एम, इस एम से मीठा याद रखें आप, मीठा। जैसे ही एम से मीठा, एम से मेलिटस, एम से मीठा, एम से मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, एम से मीठा। अब जैसे ही मीठा हो गया, इसका मतलब इस वाले डायबिटीज में ग्लूकोज वाली, जिसको आप शुगर वाली बीमारी कहते हैं, वो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो ग्लूकोज से लोडेड है। तो पहले तो लिखने का तरीका कॉपी में क्या है कि आपने खींचनी है लाइन और यहाँ पे हमें लिखना है डायबिटीज मेलिटस, MELLITUS ये, और यहाँ हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस, INSIPIDUS, ये हो गया डायबिटीज इंसिपिडस है। तो डायबिटीज मेलिटस जो है, अगर हार्मोन का नाम लें तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू लेस secretion of INSULIN, इंसुलिन हार्मोन। कैपिटल में लिख दिया मैंने ताकि समझ में आए क्या कहा जा रहा है। राइट, इंसुलिन हार्मोन की कमी से ये डिजीज हो रही है। दूसरा क्या होगा, दूसरा इन्होंने एक ही पूछा है, अगर सेकंड लिखना हो तो सिंपल कि इन केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस, यहाँ पे इट इज कॉज्ड ड्यू टू द इंसुलिन। इसी का सेकंड स्टेटमेंट कि इन केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस ब्लड इज लोडेड विद ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज से लोडेड है। और अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा होगा। तो दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूरिन इज लोडेड विद ग्लूकोज, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, डायबिटीज इंसिपिडस इट इज कॉज्ड ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ, तो यहाँ लिख लेते हैं लेस सिक्रीशन ऑफ, सेंटेंस आप पूरा लिखिएगा, लेस सिक्रीशन ऑफ कौन सा हार्मोन है ना, यहाँ हार्मोन था तो यहाँ हो जाएगा ADH, इसका पूरा नाम क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये है इसका आंसर। तो इसका जो हार्मोन है वो है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो इंसुलिन है वो पैंक्रियास से निकल रहा है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंसुलिन को निकालने का काम पैंक्रियास कर रहा है, और ADH जो है वो पिट्यूटरी से निकलता है, और पिट्यूटरी यहाँ है ब्रेन वाले पार्ट में। ये ADH का इस पैंक्रियास से कोई लेना देना नहीं, ADH का इस पैंक्रियास से कोई लेना देना नहीं, ADH का इस पैंक्रियास से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब ये हो गया। अब सेकेंड, अगर फंक्शनिंग में डिफरेंस आ जाए, कलर चेंज करते हैं हम लोग, ये देखिए, ये अगर फंक्शनिंग में डिफरेंस आ जाए ना तो क्या बोलेंगे, यहाँ था यूरिन इज लोडेड विद ग्लूकोज, इधर था क्या था, यूरिन इज लोडेड विद ग्लूकोज, यहाँ लिखेंगे यूरिन इज लोडेड विद वाटर।
अब आपके पास दो डिफरेंस आ गए जो इजीली याद हो जाए वो आप लिखें। हार्मोन वाला लिखें, वेरी गुड, दो दो चीजें याद होंगी। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ग्लूकोज को कंट्रोल करना। और अगर आप इसमें ग्लूकोज और वाटर के उसमें लिखें तो ये फंक्शन के फॉर्म में आ गया। चॉइस आपकी, जैसे चाहे वैसे लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहे विद रेफरेंस टू द फंक्शन। ये पेपर पढ़ने का तरीका है, जैसे ही पेपर पढ़ी जो क्वेश्चन होता है उसे सर्कल कर लीजिए। कह रहे विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ आई। किसका फंक्शन? आई का फंक्शन। आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आंखें जो काम करती हैं विजन का, उस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप उस फंक्शनिंग के बेसिस पे आंसर करिए। क्या कह रहे हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ना आप गोटा लगाते हो ऐसे, एकोमोडेशन, एडजस्टमेंट ऑफ लेंस, और ये पूरा याद कर रहे हैं, हिल हिल के दुनिया हिला के एकदम यूं करके, और उसके बाद जब एग्जाम पेपर में लिखते हैं तो एकोमोडेशन को एडेप्टेशन से फ्लिप कर देते हैं। एकोमोडेशन एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है, एडेप्टेशन भी है। पहले एकोमोडेशन ले लेते हैं, क्वेश्चन की डिमांड है। कंसीडर करिए आपके पास एक चेयर है, एक बेंच है। उस बेंच पे दो लोग बैठ सकते हैं। एक तीसरा कैंडिडेट आया, उस बेंच के बगल में खड़ा हो गया। आप दो लोग थोड़ा सा स्क्वीज हो गए, शिफ्ट हो गए, और तीसरे वाले को बैठा, बोला भैया आप बैठ जाओ। उस बेंच पे इंसानों के बैठने की एकोमोडेशन यानी स्पेस दो लोगों की थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक तीसरा व्यक्ति भी उसके बेंच के ऊपर बैठ गया। यानी उस बेंच में अभी इस समय एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग चलें तो तीन व्यक्ति यानी 3 पर्सन बैठे हैं। सो दिस एकोमोडेशन इज अ टेक्निकल टर्म जिसको हम आई के बेसिस पे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे एकोमोडेशन आंखों के लिए क्या है? कंसीडर करिए कि मेरे हाथ में, मुझे अगर इन दो पेन को ऐसे सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसे देखूंगी, बोले अच्छा ये वाला रेड पेन है, ये ब्लैक पेन है, इस समय मुझे रेड से लिखना है, मैंने उठाया और रेड से लिखना शुरू कर दिया। तो ये दोनों चीजें मेरे आंख के बिल्कुल पास है ना। तो इस पे मैं फोकस कर रही हूँ। यहाँ पे एकोमोडेशन मुझे ये बताना है कि जब मैं कोई पास की वस्तु देख रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो उस समय मेरे आंखों के लेंस की फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ ही तो ये डिस्टेंस डिसाइड करेगी। यहाँ जाके फोकस किया, उसकी इमेज हमें मिली। और अगर मैं दूर देख रही हूँ मेरे रूम में, वहां पे जाकर के एक एसी लगा हुआ है, जब ऐसे देखूंगी तो ये डिस्टेंस बढ़ गई, उस समय लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी। तो व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन इज adjustment of focal length of eye lens. Adjustment of focal length of eye lens according to the distance of object in front of eye. आपकी आंखों के सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, उस बेसिस पर आंखों के लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना एकोमोडेशन कहलाता है। कैसे लिखेंगे? पावर ऑफ एकोमोडेशन आपने लिखना है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज, ये आंसर शुरू हुआ है ना। आपने सेंटेंस यहां से शुरू करना है। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई इज, ये आंसर शुरू हो गया आपका, है ना। यहां से इज, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ, या ऐसे लिखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ lens of eyes according to the distance of object in front of eyes। डेफिनेशन खत्म हो गई। It is of two kind, one is near object and another is far object। बट इसके कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन में वो बाकी चीजें पूछ रहा है, अलग से डेफिनेशन करने को है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा नियर ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट। लेकिन ये क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में इन्हीं चीजों को आगे पूछ रहा है, इसलिए इसको हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उसी एकोमोडेशन से रिलेटेड है ना, नेक्स्ट स्टेप्स पूछ रहे हैं। देखिए नियर विजन ऐसे करके आपको दिखाया था, और फार विजन माने दूर का विजन, है ना। लिख लेते हैं, ये पास में बनाना है, पास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
और डिस्टेंट का मतलब हो गया ये दूर का ऑब्जेक्ट रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ लेंस ड्यूरिंग नियर विजन एंड डिस्टेंट विजन। कोई ऑब्जेक्ट पास रखा है तब आंखों के लेंस का शेप कैसा होगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा है तब आंखों के लेंस का शेप कैसा होगा, है ना। आइए समझ लेते हैं, पहले नियर विजन की बात करते हैं। और ये छोटा सा डायग्राम, एक हमने ये आई बॉल ली है, आई बॉल के सामने ये कॉर्निया भी दिखा दिया यूं। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा होगा, ये ऑब्जेक्ट बना लिया ऐसे, उस समय लेंस का जो थिकनेस होगा वो ज्यादा होगा, ऐसे होगा यू, राइट। तो आपको नियर विजन में क्या लिखना है कि नियर विजन में आंसर हो गया लेंस विल बी थिक, ये थिक हो गया, फोकल लेंथ कम होगी इसकी, ठीक, ये थिकनेस ज्यादा है। अब ये कह रहा है डिस्टेंट विजन, डिस्टेंट विजन में देखिए ऐसे आई बॉल बना लेते हैं यूं सामने कॉर्निया ऐसे बना लेते हैं, और जो यही लेंस है ना, इसको लेंस के लिए एल लिख लिया यहाँ पे ताकि पहचान पाए हम लोग, और ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ ओ लिख लिया, ओ बी पूरा ही लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट, इसकी हम इमेज बना रहे हैं। यहाँ पे जो लेंस होगा ना वो ऐसा होगा यूं फ्लैट, ये देखिए, तो लेंस के लिए हमने फिर एल लिख लिया, और जो ऑब्जेक्ट का ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट रेज दूर से आ रही है, मतलब यहाँ पास में नहीं बना, कहीं से आ रही है, नहीं पता ये लाइट रेज जा रही है, तो इन्होंने जाना है यहाँ पे सीधे यहाँ जाके फॉल करना है और फिर फोकस हो जाना है। तो डिस्टेंट विजन में क्या होगा, लेंस विल बी फ्लैट, यहाँ फोकल लेंथ ज्यादा है, यहाँ फोकल लेंथ कम है। क्वेश्चन हमारा शेप का था इसलिए शेप लिख दिया, यहाँ थिक हो गया, यहाँ फ्लैट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम एनी टू स्ट्रक्चर्स इन द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज, ये है, ये क्वेश्चन है, चेंज इन द शेप ऑफ लेंस। कह रहे हैं आपसे आंख के अंदर पाए जाने वाले कोई ऐसे दो कंपोनेंट बताइए जो इस तरीके का चेंज करते हो, किस तरीके का कि कभी लेंस को मोटा कर देते हैं और कभी लेंस को पतला कर देते हैं, ठीक है। आइए दिखाते हैं आपको, दोनों की जगह पे एक सिंगल आई बना रहे हैं, ये इसको हटा लेते हैं, यहां हमें जगह मिल जाए और हमें इसका आंसर मिल जाए। क्या कह रहे हैं, एक आई बॉल बनाते हैं आप, जब बड़ा सा आई बॉल ये ऐसे बनाइए, यूं कॉर्निया बना लिया हमने, ये पहली वाली लेयर स्क्लेरोटिक लेयर का है। जो सेकेंड लेयर बनती है ये हमने ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर बना के रेडी कर लिया, यूं, ठीक है, ये हमारी बन गई कॉर्निया एंड स्केलेरा का पार्ट है। बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम SCLEROTIC, आंख की संरचना बन रही है। जो दूसरी लेयर होती है वो होती है कोरोइड, उसके पास यहाँ पे ये ऐसे बनी होती है, ऐसे ये यहाँ पे कोरोइड है, ये कोरोइड है। तो पहले लेयर लिख ले दूसरी वाली, इस ये लेयर, ये कोरोइड है, CHOROID। ऊपर वाली पहली वाली स्क्लेरोटिक थी, ये वाली नंबर 2 वाली कोरोइड है। अब यही स्ट्रक्चर आगे जाके आइरिस, यो बीच में अगर हम लेंस लगा लेते हैं लेंस, ये लेंस लग गया, एल लिख लिया लेंस को, और ये हमने बना दिया सस्पेंसरी लिगामेंट, ऐसे लगा हुआ है। तो अब जो दो स्ट्रक्चर है ना जो इसके शेप को बदलेंगे, वो पहला तो ये है, इसको हम लोग कहते हैं CILIAR, सीलियरी बॉडी, ये हो गया नंबर 1, ठीक। और जो दूसरा ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, इसके लिए जो लेबलिंग करेंगे ये हो जाएगा सस्पेंसरी, SUSPENSORY, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये हो गया आंसर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर यानी ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मिलके लेंस को जब खींच रहे हैं तो फ्लैट हो जा रहा है, और जब उसको थोड़ा लूज छोड़ रहे हैं तो वो कर्व हो जा रहा है। तो आपसे उन्होंने पूछा नेम एनी टू स्ट्रक्चर, तो यहाँ आपका आंसर है नंबर ए। नंबर ए में जाएंगे तो लिखेंगे सीलियरी बॉडी, CILIARY BODY, और जो बी है उसके लिए लिखेंगे सस्पेंसरी, PENSORY, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये हो गया। अब क्या करें, नेम द सेल्स, सेल्स का नाम लिखिए ऑफ द रेटिना एंड देयर रेस्पेक्टिव पिगमेंट। अब देखो एक मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना एक आर्ट है, तरीका है। इस क्वेश्चन के एक एक पार्ट में आपको दो वर्ड्स लिखने हैं। अब मार्किंग स्कीम में अगर एक भी वर्ड गायब है तो नंबर गए, एक नंबर गया, यानी हाफ मार्क्स का आपने करेक्ट तो किया है लेकिन नंबर मिले कैसे। तो पहले तो हमें लिखना है सेल्स, किस सेल्स का नाम लिखना है,
वो जो डिम लाइट में काम करते हैं। तो डिम लाइट में जो काम करते हैं उनका नाम है रॉड्स। और फिर कह रहे हैं ऑफ द रेटिना एंड देयर रेस्पेक्टिव पिगमेंट। तो अब रॉड्स में जो पिगमेंट है तो ये हम ऐसे लिखेंगे, पिगमेंट इज रोडोप्सिन, RHODOPSIN। ठीक है। अब इन ब्राइट लाइट है ना, ब्राइट लाइट में जो सेल्स हैं वो हो जाएंगी कोन्स और जो पिगमेंट है, ठीक है, तो वो जो पिगमेंट होगा उसको पिगमेंट इज आयोडोप्सिन, IODOPSIN। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इस पार्ट में, वो कह रहे हैं कि जो लॉन्ग साइटेडनेस है और जो शॉर्ट साइटेडनेस है, ये यहाँ पे तो उसमें इमेज कहाँ कहाँ बनती है, या नाम दे के पूछेंगे कि मायोपिया में इमेज कहाँ बनती है, हाइपरोपिया में इमेज कहाँ बनती है। तो मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले और हाइपरोपिया में रेटिना के बाद। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।